हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2, ठीक है, एसपीटीजीडी कमीशन के लिए फिजिक्स सेक्शन का। ओके, मॉक टेस्ट नंबर 2 है फिजिक्स का, ठीक है, जो कि आपका पेपर कौन ले रहा है, एचपीआर से ले रहा है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, ठीक है, नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स का मॉक नंबर 2 है। ओके, बाकी प्लेलिस्ट होगी आपकी मॉक टेस्ट की, उसमें बाकी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैथ्स का हो गया, जैसे केमिस्ट्री, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, इनके मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है। और इफ़ आर न्यू सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, दो कोहेरेंट सोर्सेज दिए हैं आपको ऑफ इंटेंसिटी दी, रेशियो कितनी दी हुई है 100:1, ठीक है। दो सोर्सेज दिए हैं, I1 और I2, इंटेंसिटी दी हुई है, उनकी रेशियो दी हुई है आपके पास 100/1। इंटरफेयर द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमा, ठीक है। क्या पूछा हुआ, मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच में रेशियो और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच में रेशियो, ठीक है, ये पूछी हुई है। तो आपको इंटेंसिटी पता होगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कितने होते हैं, A²। I1 मान लो, I2 डायरेक्ट प्रोपोर्शन A² ठीक है। तो एक हो जाएगा I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल्स टू A1 डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर, ठीक है, ये A1/A2 का होल स्क्वायर, ठीक। और आपका आई मैक्स क्या होता है, ये तो ए की फॉर्म में लिख सकते हो, आई की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर या तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आई मैक्स होता है। आई मिनिमम कैसे निकलता है, इन दोनों का माइनस करके, ठीक है, I1 माइनस I2, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, ठीक है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, डिवाइड कर देना इन दोनों को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहले तो I1 I2 निकालो, ठीक है। I1 डिवाइड बाई I2 कितना दिया हुआ है आपके पास 100/1, ये कब आपके पास A1/A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो A1/A2 क्या आ जाएगा आपके पास, दूसरे स्क्वायर ले जाएंगे तो 10/1, ठीक है। फिर डिवाइड कर दो, ठीक है, आई मैक्स आई मिन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ले लो A1 प्लस A2, पूरे को ले लो, ठीक है, A1 माइनस A2, अंदर A2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक आ जाए A1 डिवाइड बाई A2 प्लस 1, A1 डिवाइड बाई A2 माइनस 1, A1 A2 की वैल्यू क्या 10 आपके पास, तो 10 प्लस 1 11, 10 माइनस 1 9 का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू होगी 121/81, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। पाथ डिपेंडेंट आपका कौन सा है, एक तो होते हैं स्टेट फंक्शंस आपके, ठीक है, स्टेट फंक्शंस, एक होते हैं आपके पाथ फंक्शंस, ठीक है, जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शंस। ओके, स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करते हैं आपके। ओके, फिर पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इनिशियल और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, वो होते हैं स्टेट फंक्शंस, और जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वो होते हैं आपके पाथ फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, इंटरनल एनर्जी होगी U, ठीक है, P, V वॉल्यूम, E इंथैल्पी, ठीक है, फिर एंट्रोपी, ये सब जो है ना आपके स्टेट फंक्शंस हैं। और पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं आपके, हीट और वर्क, ठीक है। तो U आपका कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट, वॉल्यूम स्टेट, ये इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करते हैं। PdV का वर्क है, ठीक है, ये आपका क्या है,
पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दिया हुआ है यू पी वी क्या ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम। ठीक है, तो एस एच एम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट है आपकी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ओमेगा टी प्लस फाइव आपका क्या है, फेज मोशन का, ठीक है। फेज ऑफ मोशन यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है। फिर फाइव आपका इनिशियल फेज, ओके। फिर देन टी यहाँ पे टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, ओके। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ फोर्स होती है इसको माइनस के एक्स, ठीक है। के यहाँ पे क्या है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट है, सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। फिर देन ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है आपकी ए कोस, कोस आता है, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। या तो प्लस माइनस डब्ल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। इतना सा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, एम वी क्या आया था, वी यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है, ये तो डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी यहाँ से आ जाएगी एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होती है ना काइनेटिक एनर्जी, वी की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता है, ठीक है। फिर देन आपका पेंडुलम है, पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। फिर देन ओमेगा क्या होता है, एंगुलर जो, ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपकी 2 बाई टी। यहाँ से आपको टी उल्टा सीधा करके यहाँ वहाँ लेके टी निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है 2 पाई एफ, ओके। देन आपको स्प्रिंग दिए हो, स्प्रिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है, दो स्प्रिंग दिए हो सीरीज में, ठीक है, K1 K2, ठीक है। तो K इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। अगर आपको पैरेलल में दिए हो, ठीक है, ये K1 स्प्रिंग है और ये K2 स्प्रिंग है, ठीक है। तो पैरेलल K इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2, ओके। तो इसमें पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी पूछी हुई है, ठीक है। यू एक्स कॉन्स्टेंट तो नहीं होती, ये तो गया। फिर देन यू एक्स ई के फॉर्म में भी नहीं, ठीक है, ये भी गया। एक्स माइनस ए ये वाला, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये यहाँ पे एक्स माइनस 1 2 ऐसे करके A1 2 3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। पिछले मॉक में देखा था हमने फिजन और फ्यूज़न, फिजन फ्यूज़न, इसके एग्जांपल से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये फ्यूज़न क्या होता है आपका, दो छोटे न्यूक्लियस को एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना और एक बड़े को तोड़ के छोटा करना, ही होता है आपका फ्यूज़न। तो ये रिएक्टर्स में यूज़ होता है। फ्यूज़न कहाँ होती है आपकी, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट, हाइड्रोजन का एक ये दोनों कंबाइन करेंगे, ड्यूटेरियम बन जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, सन में ये होता है आपका, सन में क्या होती है, फ्यूज़न होती है आपकी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो छोटे न्यूक्लियस बंद जुड़ जाते हैं ना, फिर एक बना देते हैं ड्यूटेरियम में, ठीक है।
ये एक नेचुरल प्रोसेस है। फ्यूज़न क्या होती है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, फ्यूज़न है, ठीक है। फ्यूज़न रिएक्शन होता है, फ्यूज़न होता है, दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं और जो एनर्जी इसमें रिलीज होती है ना काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे हाइड्रोजन को आप जलाते जो है ना उसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्यूज़न एनर्जी जो है ना सन में तो काफ़ी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। इस कितने टाइम होती है? टाइम्स मोर होती है, ठीक है, देन द एनर्जी रिलीज जब हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, नेचुरल प्रोसेस है ये फ्यूज़न, ओके। तो सी इसका राइट आंसर है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल, ठीक है। डाइपोल क्या होता है? प्लस क्यू माइनस क्यू। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे या तो लिखते हैं टू वे डिस्टेंस, ठीक है। पूछा क्या हुआ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पी एट ए पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा, ठीक है। फ्रॉम द डाइपोल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू है, ठीक है। पी क्या आपका डाइपोल मोमेंट, क्यू चार्ज, टू वे आपका डिस्टेंस है, दो इनके बीच चार्जेस के बीच में, ठीक है। ये डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक किसी पॉइंट से दिया हुआ ना, किसी पॉइंट से पूछा हुआ है पीरियड आर, ठीक, आर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा, के क्यू कोस फाई कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट पे, ठीक है। इतना तो हो गया, ये तो क्वेश्चन है, इतना सा पूछा हुआ है इस क्वेश्चन से। और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ लेगा मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है अगर डाइपोल है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कोस थीटा से वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। इतना तो है, कोस थीटा की वैल्यू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोस थीटा की, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कब होती है, उसी से निकल जाएगा, ठीक है। कोस 0 डिग्री कितना होता है आपके पास, 1। कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो कोस 0 डिग्री पे, ठीक है, मतलब एक्सियल लाइन है आपकी, ठीक है। एक्सियल लाइन कौन सी, ये वाली एक्सियल लाइन है ये, और ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन ऐसे करके ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। अगर पॉइंट यहाँ पे होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या तो इस साइड होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम कहाँ पे है, कोस थीटा इक्वल टू 0, एक्स की लाइन पे मैक्सिमम मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम 180 डिग्री पे यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम कहाँ पे है। और इक्वेटोरियल क्या होता है, 0 होता है। इक्वेटोरियल क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करके ना, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, वी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे वी 0 होता है, मैक्सिमम मिनिमम आपके एक्सियल लाइन पे होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पर इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था थीटा पूछा हुआ था, तो के तो ये के पी कोस थीटा इसमें नहीं है, ठीक है। साइन थीटा बनी, टेन थीटा बनी, ठीक है। यही आंसर है इसका, ओके। नेक्स्ट द पीक वोल्टेज, द पीक वोल्टेज इन 240 वोल्टेज एसी सोर्स। पीक वोल्टेज पूछी है, ठीक है। VRMS दी हुई है 240 वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट। VP क्या होती है, VRMS इंटू √2, तो VRMS 240 इंटू 1.414, तो आसपास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 और 340 के आसपास वैल्यू होगी, ठीक है इसका, 340, ओके। मल्टीप्लाई करके 340 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तो वैल्यू, मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, ठीक है। 240 से 14 कर लो, ठीक है, 4 चौके 16, 16 के ऊपर, ठीक है, 8 9 24 6 3 1 36 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो ये 340 के आसपास है, इसको पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो इतने आसपास वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो काफ़ी दूर वैल्यू है,
ठीक है, यही आंसर है इसका। कॉइल हैविंग इंडक्टेंस दिस, ठीक है। कैपेसिटर का थोड़ा सा बच गया, सर कैपेसिटर बाद में देखते हैं। क्वेश्चन क्या इंडक्टेंस पे है, हाँ इसी में ही है इंडक्टेंस, ठीक है। कितनी दी हुई है आपको, 0.15, ठीक है। इंडक्टेंस दी हुई है आपको 0.15 हेनरी इंडक्टेंस, ठीक है। एल और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 150। इस कनेक्टेड अगर से हैं, ठीक है। एक कनेक्टर दिया आपके पास, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। RLC सर्किट है, इसमें RLC इसमें कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। 150 ओम और ये L दिया हुआ है 0.15 हेनरी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है, तो क्या निकालना पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी पड़ेगी। करंट ही पूछा हुआ ना, तो करंट कैसे निकलेगा, V = IR होता है ना, V = IR। पर इस केस में क्या है, V = I, Z होगा इम्पिडेंस, तो Z निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो Z कैसे निकलेगा, √R² प्लस, सिर्फ इसमें इंडक्टेंस ही ना, तो XL का स्क्वायर, ठीक है। कैपेसिटर तो है नहीं इसमें, तो क्या निकलना, I = V/Z। Z के लिए R तो हमारे पास है, XL निकालना पड़ेगा, ठीक है। XL कैसे निकलेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकलेगी, ठीक है। X = 2π F/L, ठीक है। XL कहती है ω/L, ओके। इंडक्टिव रिएक्टेंस ना आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपकी इंक्रीज़ करती है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से निकालना XL की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। XL = 2 × 22/7 2π इंटू L की वैल्यू 50 है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 2πf फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, सॉरी L फ्रीक्वेंसी 50 है, और 0.15 हेनरी 2π FL, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हार्डली आ जाएगी 47 के आसपास, ठीक है। 47.12 XL सॉल्व करके, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, Z चाहिए, Z √R² प्लस XL²। तो R² क्या है इधर, R है आपके पास 150², XL के आपके पास 47 का स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर, ठीक है। 15 15 225 00, ठीक है, प्लस 2220.3 कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू √ सॉल्व करके आ जाएगी 50, ठीक है। आसपास की सोल्व करनी होती है आपको 50, इतनी कैलकुलेटेड आएगा नहीं, ठीक है। सिंपल सोल्व करने होने वाला आएगा, क्वेश्चन आएगा अभी तो, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। बट आपके पास क्या है, Z आ गई आपके पास 50, तो क्या पूछा हुआ, V = IZ, वोल्टेज दी हुई है कितनी 220, YZ 50, ठीक है। आंसर आ जाएगा 4.5 करके, ठीक है। 4.45 आसपास का आंसर ढूंढना, ठीक है। 4.45, ओके। इतना लेंथ क्वेश्चन डालेगा नहीं शायद, ठीक है। डालने के बाद कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी होगी, कैलकुलेशन एकदम खटखटा जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा नहीं आ सकता क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन ऐसी नहीं रहेंगी, आपको 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करने को नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सा होगा, क्वेश्चन आ सकता है पर कैलकुलेशन ईजी होंगे, कट आ जाएंगे, ठीक है। 0.15 नहीं हो, कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ से मतलब जो ईजिली कैलकुलेट हो जाए आपके, ठीक है। फिर इसमें और कुछ भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी होगी उस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर देना भी देखा, इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस देखा ना हमने, ठीक है। H का इंडक्टेंस थी, इंडक्टेंस XL के थी आपके पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस
ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फंसता है ठीक है। एक्स ही आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टर दिखता कैसे है आपका और कैपेसिटर। ओके, तो पहले तो एक्सएल की वैल्यू होती है इसको टू ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू होती है आपके पास 1/ω/c। ओके, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ना आपका डिक्रीज़ करता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है, तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, क्योंकि ओमेगा के 2πf होता है ना, ओमेगा इक्वल 2πf, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो कैपेसिटी डिक्रीज़ होगा आपकी। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और ये इंक्रीज़ होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी यहाँ पे, तो एक्सएल भी आपका इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि ये है 2πf/L। ठीक है, इतना सा तो हो गया। ठीक है, फिर देने यहाँ पे होती है इन दोनों में, एक होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहाँ से भी क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन फंस जाता है। वो कहते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होती है पावर फैक्टर cos फाई इंडक्टर के केस में ये होता है, अगर इंडक्टर है ठीक है, तो करंट के लैग करेगा। ठीक है, वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट क्या करता है, लैग करता है किससे, द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, बाय π/2 या 90 डिग्री। और कैपेसिटर में क्या करता है, करंट हेड होता है। ठीक है, करंट इज 90 डिग्री या π/2 अहेड ऑफ वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी पहले, इसमें करंट अहेड होता है 90 डिग्री वोल्टेज से, और इसमें बाद में होता है। ठीक है, लैग करता है। ओके, फिर आपको यहाँ पे RLC सर्किट होगा, रेजिस्टेंस दे दिया, इंडक्टेंस दे दी, इंडक्टर दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटर दे दिया R, XL, XC। ठीक है, तो इसकी इम्पीडेंस क्या होता है, जेड इम्पीडेंस है ना, तो ये कैसे निकलती है, √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला याद रखना है, पावर होती है VI cos फाई। ओके, और एवरेज पावर दोनों में ज़ीरो है। अगर सिर्फ इंडक्टर होना तो एवरेज पावर कितनी होती है, 0 ओवर ए कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, एवरेज पावर आपकी 0 होती है ए कंप्लीट साइकिल में, ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में भी ए कंप्लीट साइकिल में आपकी एवरेज पावर क्या होती है, 0 एक साइकिल में। ठीक है, ठीक है, और cos फाई 0 तो उसको बोलते हैं cos फाई 0, तब क्या होता है, पावर फैक्टर आपका 0 तो वो बोलता है वॉटलेस करंट बोलते हैं इसको। ठीक है, वॉटलेस करंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वॉटलेस करंट कब आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है R नोड। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री फिजिक्स में काफ़ी चैप्टर जो आपके कंबाइन है। ठीक है, कंबाइन का मतलब दोनों में ही है, केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी है। जैसे PN सेमीकंडक्टर्स, PN टाइप कंडक्टर PN टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। फिर आपका रेडियो एक्टिव डीके जी। ठीक है, और फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। हाफ लाइफ्स वो आपकी फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। ओके, फिर देन आपका डी ब्रोगली रिलेशनशिप, वो हाफ स्पिन वगैरह। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, वो आपका फिजिक्स में भी दिया हुआ है और केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हाफ लाइफ यहाँ से क्वेश्चन आता है। डी ब्रोगली आपका फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है वाली चीज़। ठीक है, तो ठीक है, R नोड इज़ द रेडियस, क्वेश्चन है R नोड इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 एंड बोहर ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की आपको दी हुई, केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से दी हुई है। द रेडियस ऑफ द फोर्थ एंड द ऑर्बिट इज गिवन बाय
बोहर्स मॉडल के बारे में देख लेते थोड़ा सा। पूछा हुआ है N1 की दी हुई है यहाँ पे R नोड रेडियस और N4 की पूछी हुई है। ओके, तो बोहर मॉडल है आपका डी। इसमें होता क्या क्या है, क्वांटाइज्ड ये होती हैं ठीक है ऑर्बिट्स, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स मतलब कि n = 1 2 3 4 वो ठीक है। फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, जैसे n = 1 2 3 4 ठीक है, ऐसे करके एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। क्वांटिजाइजेशन होती है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, क्वांटिजाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। वो किस में होती है, h/2 ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं h/2 के, ओके। देन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। अगर मान लो हाई लेवल है, लो लेवल, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपका लो लेवल एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लो से हाई को जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका लोअर टू हाई एनर्जी ऑर्बिट से, लो एनर्जी ऑर्बिट है ना, हाई एनर्जी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन अरे यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। और इसमें क्या होती है आपकी एनर्जी होती है अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है एनर्जी अब्जॉर्ब। और वहीं पे आपका उल्टा हो जाए, हाई एनर्जी ऑर्बिट से आपका नीचे चला जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, ठीक है, लो एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, तो इस केस को क्या बोलते हैं, ठीक है, डी एक्साइटेशन, ठीक है। हाई से लो आ गया, उल्टा हो गया, इसमें एनर्जी इमिट होती है, आपकी एनर्जी इमिटेड होती है, ठीक है, ओके। अगर लो से हाई जा रहा है एक्साइटेशन होती है, यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और अगर हाई से लो जा रहा है, हाई ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आ रहा है, तो एनर्जी क्या होगी आपकी इमिटेड होगी, ठीक है, एनर्जी निकलेगी। इतना सा हो गया। फिर यहाँ से न्यूमेरिकल फंसते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = mvr nh/2π, ठीक है, अभी भी देखा था, ये क्वांटिटाइज होता है, ठीक है, mvr = nh/2π, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन फंस जाता है। फिर अगर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, ठीक है, वो क्या दी हुई है आपके पास, Rn किसी भी nth ऑर्बिटल, ठीक है, 1 2 3 ऐसे n1 n2 n3 किसी भी ऑर्बिटल की आपको रेडियस निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं, बोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, n², ओके, R नोड बाई Z नोड, ठीक है। तो Z तो हाइड्रोजन के लिए है 1 है, ठीक है, तो सिंपल इसको लिखते हैं n² R नोड, ठीक है। R नोड क्या फर्स्ट, इसकी जो फर्स्ट है ना n = 1 इसकी रेडियस है, ठीक है। R नोड क्या आपके पास n1 का रेडियस, ठीक है, n1 ही है ना, तो इसकी रेडियस कितनी है, यही R नोड, ठीक है। बोहर रेडियस बोलते हैं इसको, और बोहर्स रेडियस, इसकी वैल्यू होती कितनी है R नोड की 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, R नोड सिंपल दिया होता है, ठीक है। पूछा क्या है, R नोड इज़ द रेडियस ऑफ n, ये बोर्स है, बोर ऑर्बिट ही है, ठीक है। R नोड दिया हो आपके पास, R नोड क्या n = 1 ऑर्बिट का रेडियस दी हुई है। पूछा क्या है, Rn कैसे निकालते थे, n² R नोड, तो किसका पूछो, n = 4 है, तो n की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4² R नोड क्या होगी 16 R नोड, ठीक है। तो यही आंसर है इसका 16 R नोड, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर h/2π से भी,
क्वांटिटाइज्ड है या नहीं है। फिर देन कंप्यूट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर एट ए पॉइंट। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स और बच गए। यहाँ पे बोर्स में एनर्जी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनर्जी nth लेवल में, रेडियस nth लेवल की कैसे निकालनी है तो लगे पता। अगर एनर्जी nth लेवल पे निकालनी है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी इन nth लेवल, nth ऑर्बिट पे। ठीक है, ये लेवल पे कैसे निकालनी है वो होती है आपके पास -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड हाइड्रोजन का तो वो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में। ठीक है, रेडियस कैसे देखी थी, n स्क्वायर r नोड। ठीक है, वाई जेड नोड, ये आपकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला था। और चेंज इन एनर्जी की होती है एच बी। ठीक है, एस सी में लैम्डा। ठीक है, डेल्टा देखो यहाँ पे, डेल्टा स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन देखे थे अभी। स्टेट फंक्शन ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा यू हो गया, डेल्टा ई हो गया। ऐसे ऐसे जिन चीज़ों को डिनोट करते हैं ना, इससे पता लगा सकते हैं वो होता है स्टेट फंक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा यू, यू इनिशियल माइनस या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक भी ट्रिक इसको है ये याद रखने की। ठीक है, तो यहाँ पे ई क्या आपका कहाँ गया। ठीक है, डेल्टा ये भी क्या आपके पास स्टेट फंक्शन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर द मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर। ठीक है, बी पूछा हुआ है, बी पूछा हुआ इन एयर एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग। ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम। ठीक है, ये पॉइंट है 10 सेंटीमीटर अवे है। करंट इसमें कितना जा रहा है 10 एम्पेयर का। ठीक है, इस वायर में। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, एक लॉन्ग कैरिंग करंट। ठीक है, एक वायर हो जो लंबी हो, स्ट्रेट कैरिंग करंट वायर हो, तो उस वायर से किसी पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नोड आई बाई 2πr। ठीक है, म्यू नोड क्या होता है, और 4π बाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, सेम पुट कर दो, 4π इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाई आई की वैल्यू क्या है 20, 2π इंटू आर की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, इंटू 10 को मीटर में चेंज कर लो, 0.1 हो जाएगा, 10⁻⁻2 कर दो। ठीक है, 2π से ये पाई गया, यहाँ पे 2 आ गया, 0 से 0 गया। ठीक है, 2 2 के 4 इंटू -7 प्लस 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, इंडक्शन। तो बीटा का तो ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, करंट कैरिंग वायर लॉन्ग वायर है, उससे किसी पॉइंट पे निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपकी डेरिवेशन करी हुई फॉर्मूला याद रखने हैं। सिंपल, ये पूछ लेता, फॉर्मूला पूछ लेगा या तो न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, जैसे बी डी एल देखा था, बी डी एल इज इक्वल टू यू नोड आई। ये क्या आपका एम्पेयर सर्कुलर लॉ, एम्पेयर सर्कुलर लॉ है। ओके, फिर देन म्यू नोड क्या था, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। ठीक है, और एक एप्सिलॉन नोड, म्यू नोड क्या होता है 1/c²। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखो किसी वायर से पॉइंट पे डिस्टेंस वो गया था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, बी इज इक्वल टू म्यू नोड आई बाई 2πr।
डिस्टेंस है, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और किसी सोलेनॉइड में पूछ ले, ठीक है, सोलेनॉइड में सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड है आपका, उस सोलेनॉइड के अंदर कितनी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या होती है, बीटा इक्वल टू यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड की याद रखनी है। फिर देन मान लो दो कंडक्टर है, ठीक है, दो कंडक्टर इस साइड कनेक्ट जा रहा है, ठीक है, आई साइड जा रहा है, I1 I2, I2 दोनों सेम डायरेक्शन है, और दो कंडक्टर है आपके, ठीक है, कंडक्टर ये है, कंडक्टर ये है, एक में इस साइड जा रहा है कंडक्टर, एक करंट एक में इस साइड जा रहा है, ठीक है, I2 I1। तो आपके जो पैरेलल करंट्स होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ये पैरेलल दोनों एक साइड में जा रहे हैं, तो पैरेलल करंट, जहाँ पे पैरेलल करंट होगा, ठीक है, और ये एंटी पैरेलल है। पैरेलल करंट क्या करते हैं आपके, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, अट्रैक्ट, फोर्स यहाँ पे लगेगी, फोर्स यहाँ पे लगेगी, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। इसका आंसर तो ये था 4 वाला, ठीक है। और ये करते हैं रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर, ओके। एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। द नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेज ड्यू टू, ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आंसर तो है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्यों, एप्सिलॉन DE बाई DT, ठीक है, इसी फॉर्मूला से आपको लग जाएगा पता। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, DE मतलब चेंज हो रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और JD क्या आपका पास, ये JD आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर D आगे जाए, D आपने देखा होगा D के फॉर्म में भी लिखा होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्प्लेसमेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसको ऐसे लिखते हैं, JD इज इक्वल टू D/dt, ओके। तो किसकी डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट कर आपका, ठीक है, ये किसके वजह से अराइजेस क्यों होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज, ये तो नहीं, ये चार्जेस का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इन अ सेंट्रल फोर्स मोशन विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज कंसर्व्ड, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, R×F क्या होती है आपकी 0, ठीक है। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है आपका, ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द सर्किट इज बीइंग यूज्ड इन द इम्पीडेंस मैचिंग, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड, जेनर डायोड तो नहीं होता यूज़, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर दिखता कैसे है, पहले तो हमने PN देखा था, PN क्या होता है, डायोड, ऐसे करके P, ऐसे करके N, ठीक है। P को पॉजिटिव से कनेक्ट करें तो फॉरवर्ड, और नेगेटिव से साथ कनेक्ट करें तो रिवर्स बाइस। फिर हम तीन बना लेंगे, ठीक है, PNP NPN, यहाँ से डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। NPN के कैसे दिखता है, ठीक है, ये बेस, फिर देन एमीटर, एक होता है कलेक्टर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ बनता है ये। फिर देन इसमें PNP, ठीक है, एमीटर से अंदर जाएगा, अंदर ये एरो याद रखना, ठीक है, ये बेस, एमीटर और एक कलेक्टर, ठीक है। इसमें एमीटर से बाहर जाता है,
होगा कैसे, एन पी एन ऐसे करके होगा, ठीक है। इसमें पी तो इनमें करते क्या है, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स में कॉमन कर देते हैं, या तो जैसे यहाँ पर बेस है, ठीक है, ये मीटर मान लो, ये कलेक्टर, तो यहाँ पे कॉमन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लगा होगा, यहाँ पे कुछ लगा होगा, ठीक है। जो कॉमन है ये वाली कॉमन आती है, ठीक है। कभी बेस को कॉमन कर देते हैं, कभी एमीटर को कॉमन कर देते हैं। इसको घुमा कैसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके कॉमन मतलब ये वाला यहाँ पे जो कॉमन हो जाता है, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन ए, तीनों को कर देते हैं, ठीक है। तो उस पर यूजेस कहाँ कहाँ हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट, डायग्राम नहीं सॉरी, ये सिम्बल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिम्बल्स। डायोड कैसे दिखता है आपका, डायोड ऐसा दिखता है फिर देन जेनर डायोड ऐसा करके दिखता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। ये क्या होता है, वो फॉरवर्ड वाइस देखी थी आपने, और रिवर्स वाइस पे टूट जाता था। पर जेनर डायोड क्या होता है, रिवर्स वाइस थोड़ा सा काम कर जाता है, ठीक है, टूटता नहीं है। रिवर्स बाइस मतलब ये पीछे वाली साइड है ना, रिवर्स वाइस में भी काम करता है, ठीक है। और ये वोल्टेज रेगुलेशन का काम आता है जेनर डायोड आपका, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का काम आता है। और डायोड, सिंपल डायोड कहाँ काम आता है सिंपल डायोड में क्या था, जब रिवर्स वाइस में था ना, यहाँ पे टूट जा रहा था, ठीक है। पर यहाँ पे टूटेगा नहीं, मतलब करंट फ्लो ही नहीं करता इसमें, रिवर्स वाइस में, बट इसमें थोड़ा फ्लो करता है, ठीक है, जेनर डायोड में। इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है। ट्रांजिस्टर पे थे, ठीक है। कॉमन मीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, इनके यूजेस मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसमें कॉमन मीटर का देख लेते हैं। इसमें हाई करंट गेन, करंट गेन, हाई वोल्टेज गेन, ठीक है। इसमें कॉमन बेस में क्या होता है, करंट गेन आपका लेस देन 1 होता है, ठीक है। करंट गेन लेस देन 1, और हाई वोल्टेज होती है, ठीक है, हाई वोल्टेज। और कॉमन कलेक्टर में, ठीक है, ये मीटर है, बी बेस, सी कलेक्टर, ठीक है। और ठीक है, वोल्टेज गेन इसमें किसके बराबर होता है, वोल्टेज गेन 1 के बराबर होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देन इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, फंक्शंस इंपॉर्टेंट और लाइन्स क्या है। आउटपुट इनपुट में फेज एंगल क्या है, ठीक है। इसमें आउटपुट जो है ना, ठीक है, वो कितने 180 डिग्री फेस पे मतलब आउट ऑफ फेस होती है, ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस विद, ठीक है, इनपुट। इन्वर्टिंग नेचर होता है, ठीक है, इन्वर्टिंग नेचर होता है इसका, ये याद रखना, क्योंकि 180 डिग्री ये है, ये पर इसमें फेस आपके कॉमन बेस में, ठीक है, एक ही फेज में होती है। आउटपुट फेज, आउटपुट और इनपुट का फेज एक ही होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आउटपुट इन फेस विद इनपुट, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग है ये, ठीक है। सेम इसमें भी आउटपुट का फेस इनपुट के फेस के साथ, आउटपुट जो है ना वो इनपुट के साथ फेस में होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, ओके। देन एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर करंट गेन लेस देन 1, यहाँ वोल्टेज इक्वल टू 1, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी आ जाता है क्वेश्चन। फिर देन ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। इनपुट इम्पिडेंस क्या होती है इसमें, ठीक है, मॉडरेट होती है। आउटपुट क्या होती है, ठीक है, हाई होती है, हाई आउटपुट इम्पिडेंस। इम्पिडेंस देखिए रेजिस्टेंस, ठीक है, इम्पिडेंस
ठीक है। और इसमें क्या होता है, लो इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, जो इनपुट आएगी उसकी इम्पिडेंस लो होगी। इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, देखा था अभी जेड, रेजिस्टेंस ही होता है एक तरह का ये इम्पिडेंस, ठीक है। और वेरी हाई, वेरी हाई ये याद रखना, वेरी हाई, हाई लो, वेरी हाई, ठीक है, वेरी लो, वेरी हाई आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। फिर देन इसमें क्या होता है, इसमें वेरी हाई हो गया, ठीक है, वेरी हाई, हाई इसमें ध्यान रखना, इसमें वेरी हाई है, वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस और लो आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। तो लो हाई कैसे बनती है, ठीक है, इसके कारण ये कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं, इसके कारण ये एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है, ठीक है, एम्पलीफायर्स कहाँ पे, एम्पलीफायर्स, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स में, ठीक है। फिर देन ये कहाँ पे यूज़ होता है, एंटीना वगैरह में, ठीक है, एंटीना। देन ये वाला कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। तो कॉमन कलेक्टर होता है आपका इम्पिडेंस मैचिंग में, इम्पिडेंस मैचिंग में, ठीक है, यूज़ होता है हाई जेड टू लो जेड, ठीक है, हाई जेड इम्पिडेंस टू लो जेड, ये लिखा हो हाउ हाई इनपुट इम्पिडेंस है, जेड लो इनपुट लो आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है, ये जो लिखी हुई, इसी कारण इसको इम्पिडेंस मैचिंग में यूज़ होता है, ठीक है। होता तो ये भी यूज़ है, ठीक है, कॉमन बेस आपका यूज़ होता है, बट ये ठीक है काफ़ी लो इम्पिडेंस में होता है, ठीक है, इम्पिडेंस मैचिंग ये भी होता है इम्पिडेंस मैचिंग में यूज़, बट फॉर लो इम्पिडेंस, ठीक है, काफ़ी कम इम्पिडेंस पे, ठीक है। एंटीना वगैरह में ये यूज़ होता है क्योंकि लो, इसमें लो होती है ना इनपुट इम्पिडेंस, हाई आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है, इसमें मॉडरेट ही है। एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है, ठीक है। कॉमन एमिटर कहाँ यूज़ होता है, इसका फेज़ का क्या क्या, ठीक है, इनपुट आउटपुट किस फेज़ में है, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है, इतने सही है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। देन तो इसमें पूछा कि इम्पिडेंस मैचिंग, इम्पिडेंस मैचिंग किस में होती है, ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर में होती है, ठीक है, कॉमन कलेक्टर क्यों, ठीक है, वो भी रीज़न देख लिया। इनपुट इम्पिडेंस क्या है आपके पास, हाई, वेरी हाई है, ठीक है, और लो क्या है आपकी आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है, आउटपुट इम्पिडेंस क्या है आपकी लो, इसी कारण इसको इम्पिडेंस मैचिंग में यूज़ होता है, ठीक है, तो इसका सी इसका राइट आंसर है। देन डायोड, जेना डायोड में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले दिखते कैसे वो भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, डायोड ऐसा ऐसा दिखता है, जेना डायोड ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है, ये डायोड है और ये जेना डायोड है, ठीक है। इसमें होता क्या है, फॉरवर्ड तो ठीक ठाक काम कर जाता है, बट रिवर्स वाइस में टूट जाता है, रिवर्स वाइस में करंट फ्लो नहीं करता, एक दोनों करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, इन ईच डायरेक्शन। ये वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ये इसलिए डिज़ाइन करा गया है जेना डायोड, ताकि रिवर्स वाइस में ताकि ऑपरेट कर पाए, ठीक है, रिवर्स वाइस में यहाँ टूट जा रहा है, पर रिवर्स वाइस में, रिवर्स बाइस में काम कर पाए, ठीक है। और रिवर्स बाइस में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, अवलांचे करंट, अवलांचे करंट, ठीक है। और ये डायोड कहाँ यूज़ होता है, डायोड तो देखा था रेक्टिफायर में यूज़ होता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी सर्किट, एसी सर्किट दिया आपके पास, इज वोल्टलेस व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड पी इज इक्वल टू वी आई कोस फाई। अभी देखा तो कोस फाई की वैल्यू आपके पास 0, तो इसको क्या बोलते हैं, वोल्टलेस करंट।
इसमें पूछा गया द करंट एंड फेज डिफरेंस 5 पूछा हुआ, ठीक है। तो 0 का बात है 90 डिग्री, 5 90 डिग्री आ गया, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जे इक्वल सिग्मा ई, सिंपल सा पूछ लिया है। जे इज़ करंट डेंसिटी, सिग्मा इज़ कंडक्टिविटी एंड इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। जे इक्वल सिग्मा ई ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इस, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन है नहीं, कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं है, एम्पेयर लॉ नहीं है, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ ए ओह्म्स लॉ, ठीक है। ओह्म लॉ की फॉर्म है ये, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन, ओके। ये क्या आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। जे करंट डेंसिटी दी हुई है, दिए हुए क्वेश्चन में, ये तो करंट डेंसिटी और आपके पास ये कंडक्टिविटी, ठीक। और ये ओहमिक फॉर्म है किसकी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है किसकी, ओह्म लॉ की, ठीक है। ओह्म लॉ तो वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, नॉर्मल। और इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ये है। नेक्स्ट द टू इंटरफेयरिंग वेव हैव द इंटेंसिटी I1 डिवाइड बाई I2, उनके रेशियो दी हुए 9/1। मैक्सिमम और मिनिमम सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिनिमम पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। A1 + A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 - A2 होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, A1/A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो A1/A2 क्या आ गया आपके पास 3, तो यहाँ पे पुट कर देना A1/A2 + 1, A1/A2 - 1 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो रेशो क्या आएगी, आई मैक्स और आई मिनिमम में 4:1, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। ये तो पहले भी करा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कर सकते हो इसको। तो देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सोन, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कंबाइंड सोन इन द फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2-4 चीज़ें, रेजिस्टेंस का मालूम होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस सीरीज में आपका R1 और ये R2 है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2। वहीं अगर पैरेलल में है, ठीक है, R1 R2 R1 R2, अगर पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास 1/R1 + 1/R2, ठीक है। और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, अगर कैपेसिटर सीरीज़ में है, ठीक है, C1 C2, ठीक है। सीरीज़ में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है 1/C = 1/C1, उल्टा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का। और अगर कैपेसिटर आपके पैरेलल में है C1 C2, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे C1 + C2, ठीक है। ये जब पैरेलल में है, ये जब सीरीज़ में है, ठीक है, कैपेसिटर आपके। तो यहाँ पे क्या, ठीक है, ये देखो यहाँ सप्लाई जा रही है, पहले सप्लाई गई, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम जाएगी, यहाँ तक सेम, यहाँ तक सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आपकी सेम है, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगी, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर आपका कैसे बचेगा, 2 कैपेसिटर आपके कैसे हैं, अब आप ऐसे क्या बचेंगे, सी पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में क्या था, सी इक्विवेलेंट क्या होता है C + C, C1 + C2, तो 2C आंसर है इसका, ठीक है। ये याद रखना, शॉर्ट सर्किट भी ध्यान देना है, शॉर्ट सर्किट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो 2C इसका राइट आंसर है। व्हेन द इन ए ड्राइवन सीरीज LCR सर्किट, ठीक है, द रेजोनेंट, ठीक है, LCR सर्किट है, रेजिस्टेंट, कंडक्टर और कैपेसिटेंस, ठीक है, R रेजिस्टेंस, XL XC। तो क्या था, ओमेगा नोड क्या था, ठीक है, 1/LC, √LC। अभी भी थोड़ी देर पहले देखा हुआ है शायद फॉर्मूला में, ठीक है। ओमेगा नोड = 1/√LC, ये क्या था आपका, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F, ठीक है, फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो ओमेगा नोड क्या होता है 2πf F0, ठीक है, F0 ले लो तो पुट करना, या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो 2πf0 पुट करना, 2πf0
इज इक्वल टू 1/√LC। एफ नोट क्या आ गया 1/2π√LC। ठीक है, तो 1/2π यही आंसर। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल फंस सकता है यहाँ से। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ओके, ठीक है, ए वाला ये 1/2π√LC। देन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल विच वेरीज विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 6 volt। ये है ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी क्या दी हुई है C/T। ठीक है, तो ये है कि क्यूरी लॉ। ठीक है, क्यूरीज लॉ। ठीक है, ये कहाँ पे होता है और यूज़ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, ठीक है, ये क्यूरी लॉ बताता क्या है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपके टेम्परेचर से कैसे मतलब वेरी कैसे करती है, मतलब क्या चेंज आता है। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहाँ पे टी जो है। ठीक है, आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को वेरी करने से ससेप्टिबिलिटी पे क्या चेंज आते हैं वो है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ससेप्टिबिलिटी घटेगी यहाँ पे। ठीक है, पर किस केस में, ओनली पैरामैग्नेटिक केस में। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक इसका आंसर है। ओके, सी यहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट आपका, क्यूरी का कांस्टेंट। ठीक है, क्यूरी लॉ है, किसमें एप्लीकेबल होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। क्या कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी, और इन्वर्सली है ना प्रोपोर्शनल, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सस्पेक्टिबिलिटी कम हो जाएगी, ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी विच कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन। मोमेंटम आपका m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। ब्लू कलर स्काई का और रेड अपीयरेंस किसका, सन की। सनराइज सनसेट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन इज स्कैटरिंग ऑफ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। ठीक, थैंक यू।